इस चैप्टर में हमने देखा कि 1918 में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो हुई। पेरिस शांति सम्मेलन में वुड्रो विल्सन के द्वारा इसकी नींव पड़ी, जिन्होंने अपने 14 सूत्रीय प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की अनिवार्यता पर बल दिया। तो 10 जून 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 10 जून 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना, युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान और जो संधि देशों के बीच हुआ हो उसको लागू करवाने का प्रयास करना, ये था। और आरंभ में इसकी सदस्य संख्या 31 थी, बाद में इसकी संख्या 60 हो गई। राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं? व्यवस्थापिका या असेंबली, परिषद या काउंसिल, सचिवालय या सेक्रेटरिएट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि। व्यवस्थापिका में सभी जो उसके सदस्य थे वो रहते थे, उन्हें एक वोट देने का अधिकार था और कार्य करने की भाषा फ्रेंच तथा इंग्लिश थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों एवं महासचिव की नियुक्ति पर अंतिम अनुमोदन आदि करना था। राष्ट्र संघ के विधान की समीक्षा का इसका क्या काम था? राष्ट्र संघ के विधान की समीक्षा तथा संशोधन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों एवं महासचिव की नियुक्ति पर अनुमोदन करना था। उसके बाद काउंसिल में फ्रांस, जापान, इटली इसके संस्थापक एवं अस्थायी सदस्य थे, ये 4 थे। अमेरिका चूंकि इसका प्रस्ताव वही पेश किया था, लेकिन वहाँ पे इसका विरोध हो रहा था, इसलिए अमेरिका इसमें शामिल नहीं हो पाया था। अमेरिका इसके संस्थापक सदस्यों में से था, परंतु इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शुरू में 4 ही सदस्य रहे। अस्थायी सदस्य के रूप में 9 छोटे छोटे सदस्य राज्य थे। और सचिवालय जो था प्रशासनिक कार्यों के लिए इसका स्थापना किया गया था। इसका प्रधान कार्यालय जेनेवा में था। इसके अंतर्गत 12 विभाग थे। ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं जो इसको हम फिर से बोल दे रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय झगड़ों वगैरह को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय हॉलैंड के आधुनिक नीदरलैंड, हॉलैंड पहले हॉलैंड था और अभी आधुनिक नीदरलैंड के शहर द हेग में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो युद्ध हुआ, बहुत सारे उस टाइम मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उनकी इससे बहुत ख़राब थी और इसको ध्यान में रख करके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई, जिसमें कि मजदूरों की स्थिति में कुछ सुधार किया जा सके। इसका मुख्यालय जो था वो जेनेवा में था। और राष्ट्र संघ स्थापना के शुरुआत के 10-15 वर्षों में 40 छोटे बड़े झगड़ों का निर्णय दिया। तो छोटे राष्ट्र तो इसका बात मान लेते थे, लेकिन बड़े राष्ट्र पर इसका प्रभाव दिखाना बड़ा मुश्किल होता था। तो राष्ट्र संघ की असफलता का यहाँ पे कुछ कारण दिया हुआ है, जिसमें है कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 21 वर्ष के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तत्काल राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्र की स्थापना हुई थी, परंतु बाद में अमेरिका स्वयं इसका सदस्य नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस संस्था में शक्तिशाली राष्ट्रों का अलगाव भी इसकी असफलता के कारण थे। इसमें कुछ कमियां थी। तभी हिटलर और मुसोलिनी जो है, वर्साई की ऐसी संधि की गई थी कि हिटलर जैसे नेताओं की उत्पत्ति ये हो गई, अनिवार्य हो गई थी। भेदभावपूर्ण अगर संधि किया जाए तो उसमें
उसे देश स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को इसमें पहले से ही इसका कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था कि वर्साय का जो संधि था उसी में द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बोया हुआ था। 1925 में लोकार्नो की संधि के माध्यम से जर्मनी को राष्ट्रसंघ में शामिल किया गया था, परंतु उससे कभी वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि राष्ट्रसंघ उस कठोर संधि का अभिन्न था, वर्साय की संधि का अभिन्न था और हिटलर ने संकल्प कर रखा था कि इसको मानेगा नहीं। इसी तरह इटली में मुसोलिनी को विश्व शांति में कतई विश्वास नहीं था, वह समाज के लिए युद्ध को अनिवार्य मानता था और राष्ट्रसंघ जो था उस पर लगाम नहीं लगा पा रहा था। शक्तिशाली राष्ट्रों की निरंकुश आक्रामक नीति ने राष्ट्रसंघ को कमजोर कर दिया। अबिसिनिया पर इटली का आक्रमण का सभी राष्ट्रों ने विरोध किया। इटली पर आर्थिक प्रतिबंध की मांग की गई, पर मुसोलिनी की धमकी ने फ्रांस तथा इंग्लैंड को ऐसा करने से रोक दिया। इससे राष्ट्रसंघ की निर्बलता स्पष्ट उजागर हुई। फिर इसी तरह हिटलर अपने प्रत्येक कदम की प्रक्रिया का अवलोकन करता था, पर व्यापक प्रतिरोध न देकर साम्राज्य विस्तार करता रहा। 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी ने सभी राष्ट्रों को अपने देश की आर्थिक हितों की ओर आकृष्ट किया। इससे उत्पन्न आर्थिक राष्ट्रवाद ने राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय शांति, परस्पर सहयोग का प्रासंगिक बना दिया है। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ की अपनी कोई सेना भी नहीं थी, इसका संविधान भी दोषपूर्ण था। इसके कारण ये जो है असफल हो गया। तो इसकी अपनी असफलता के आलोक में राष्ट्रसंघ का यदि मूल्यांकन किया जाए तो भले ही कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों में सफल रहा हो, परंतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द की जो एक नई परंपरा का शुरुआत हुआ वह वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए प्रेरणा स्रोत है। भले ही सफल या असफल रहा हो, लेकिन एक ये विचार अच्छा था कि विश्व युद्ध को रोका जा सके। इसी के तहत आगे चल करके राष्ट्रसंघ को भंग करके संयुक्त राष्ट्रसंघ का यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इस तरह संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों ने कोशिश किया कि राष्ट्रसंघ की त्रुटि को दूर करके एक शक्तिशाली संस्था की स्थापना की जाए और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के संघ की स्थापना इसी का परिणाम था। जेम्स पैलेस घोषणा इतना 12 जून 1941 को हुआ। एटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को हुआ और संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1 जनवरी 1942, मॉस्को की घोषणा 1943, तेहरान घोषणा दिसंबर 1943, याल्टा सम्मेलन 1944। इन घोषणाओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 1944 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित डॉम्बस्टन ओक्स नामक स्थान पर हुई बैठक में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई, जिसमें राष्ट्रसंघ के बहुत से तत्व पाए जाने थे, परंतु साथ में कुछ ऐसे विचारों का समावेश भी किया गया जिसे राष्ट्रसंघ की त्रुटियों से सबक लिया जा सके। तो 25 अप्रैल 1945 में शुरू हुए सम्मेलन में इस अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 25 अप्रैल 1945 में शुरू हुए सम्मेलन में नए चार्टर का स्वीकार किया गया। 26 जून 1945 को भारत सहित 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। 24 अक्टूबर 1945 को इसके सभी ने शर्त इसका जो शर्त था वो स्वीकार कर लिया एवं इस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। इसका नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा किया गया। तो ये जो लाल वाला जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखने का ज़रूरत है। और ये जो है ये लोगो है संयुक्त राष्ट्र संघ का।
जिसमें जैतून की डालियों के बीच विश्व का मानचित्र है। और राष्ट्र संघ का उद्देश्य था, वो यहाँ पे दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के संगठन के विधान के चार्टर कहते हैं। चार्टर क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के विधान को चार्टर कहते हैं। इसमें 111 धाराएं हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आ सकता है। इसमें कितनी धाराएं हैं? 111, जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का संचालन होता है। तो इसका उद्देश्य था शांति स्थापित करना, आक्रमण को रोकना, ये सब जो है उसको ध्यान में रखने का ज़रूरत है, उसको देख लीजिएगा। आत्मनिर्णय सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर संसार के राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना एवं मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्रों के सम्मान और प्रतिष्ठा की भावना उत्पन्न करना। इस तरह से इसका है। और इसका सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रश्न आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या क्या हैं, तो इसको यहाँ आपको देखना पड़ेगा। राष्ट्र संघ की समानता के सिद्धांत पर समानता के सिद्धांत पर यह संस्था आधारित रहेगी। प्रत्येक राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र या चार्टर का स्वागत करेगा, उसका उल्लंघन नहीं करेगा। सभी सदस्य राष्ट्र झगड़ों का विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। संस्था के सदस्य अन्य राष्ट्र की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को आक्रमण के द्वारा किसी तरह विनष्ट नहीं करेंगे। घोषणा पत्र के नियमों की अवहेलना करने वाले राष्ट्र को किसी भी सदस्य राष्ट्र द्वारा सहायता नहीं की जाएगी। अगर कोई गैर सदस्य राष्ट्र शांति को भंग करने का प्रयास करेगा तो संस्था उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। संयुक्त राष्ट्र के उपयुक्त उद्देश्य एवं सिद्धांतों में विश्व शांति, सुरक्षा, सह अस्तित्व के भाव निहित हैं। विश्व बंधुत्व एवं समानता कायम करने में सहायक है। निश्चित रूप से काफ़ी हद तक यह सहायक है, लेकिन इसका कुछ दुरुपयोग भी होता है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों का इसके झंडे तले आना यह सिद्ध करता है कि यह सिद्धांत एवं उद्देश्य आज भी उतने ही प्रासंगिक और विश्वसनीय है जितने इसकी स्थापना के समय थे। वर्तमान में देखिए, ये वाला ध्यान में रखिएगा। इसमें 192 सदस्य हैं। मॉन्टीनीग्रो इसका सबसे नवीनतम सदस्य मॉन्टेनीग्रो है, जिसने 2006 में इसकी सदस्यता ग्रहण की। तो 1947-48 इस टाइम में तो बहुत सारे देश जो है गुलाम थे। धीरे धीरे सब स्वतंत्र हुए, धीरे धीरे सब संयुक्त राष्ट्र का सब सदस्य लोग बना। तो संयुक्त राष्ट्र के अंग, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में योगदान करना है। इसके प्रमुख अंग हैं ये आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय आदि हैं। मुख्य रूप से ये 6 है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। कौन कौन? आम सभा या असेंबली, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो आम सभा में क्या होता है? इस सभी सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य होंगे और सभी को एक वोट देने का अधिकार रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन हैं। तो किसी भी अगर विषय पर 5 सदस्य को सहमत होना जरूरी रहता है। अगर कोई भी सदस्य असहमत है तो उस बात को नहीं माना जा सकता है। तो इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आम सभा यह प्रमुख अंग है संयुक्त राष्ट्र का।
इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मत देने एवं वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रायः सभी महत्वपूर्ण कार्य इसी अंग के द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना, उनका निष्कासन, महासचिव का निर्वाचन, आर्थिक मुद्दों पर निर्णय लिए जाते हैं। सुरक्षा परिषद, यह एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है। राजनीतिक विषयों में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का कार्यपालक अंग है और इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तो इसके अंतर्गत बहुत सारा वो आता है। यूनिसेफ, यूनेस्को, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग समूह कार्य करते हैं। यूनिसेफ, यूनेस्को, मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इत्यादि। न्यास परिषद, संयुक्त राष्ट्र का यह अंग उन प्रदेशों में जहां अभी तक पूर्ण स्वायत्त शासन नहीं है उनके निवासियों की हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यास का कार्य करती है। इसको ध्यान में रखिएगा। न्यास परिषद वे देश जो अभी तक पूर्ण स्वायत्त शासन नहीं है जहाँ पे उनके हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यास द्वारा कार्य किया जाता है। प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया के 4 द्वीप समूह इसी संगठन के निर्देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन में है। इसी प्रकार इस संगठन के 4 उद्देश्य हैं: अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, लोगों के स्वशासन स्वतंत्रता के विकास को क्रमिक विकास में सहायता करना, मानवीय अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आस्था बढ़ाना, सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधी मामलों में समानता का व्यवहार करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के, जो कि पहले हॉलैंड था, उसके द हेग में है। ये कानूनी संस्था है और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करने का प्रयास करती है। सचिवालय 6 प्रमुख अंगों में सचिवालय भी महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य प्रशासन अधिकारी महासचिव है। यह राष्ट्र संघ का मुख्यालय है जहां सदस्य राष्ट्रों के कर्मचारी के रूप में प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा कौन कौन से भाषा है जिसको संयुक्त राष्ट्र में मान्यता प्राप्त है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र का जो कार्य है वो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश में किया जाता है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली तथा वर्तमान महासचिव बान की मून है, जो कि दक्षिण को बान की मून। ये इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर इसकी राष्ट्र संघ की सफलता एवं असफलता है। तो कहाँ कहाँ सफल हुआ, कहाँ कहाँ असफल हुआ। असफलता का कारण है आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं है, फिर देशों का गुटबंदी भी है। विकसित गुटों के गुट G8 है, नाटो, सीटो, वर्षा आदि गुटों का प्रभाव राष्ट्र का महत्व घटाया है। फिर सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी देश सदस्यों में से 3 देश यूरोप से आते हैं। वास्तव में अधिक समस्या अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशियाई देशों की है, जिसका प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य के रूप में सिर्फ चीन को छोड़कर में नहीं है। ज्ञातव्य है कि स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है, जो किसी भी मुद्दे पर हस्तक्षेप का अंतिम उपाय है, जिसका ये यहाँ पर देखिए, जिनका शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए प्राय दुरुपयोग ही हुआ है। फिर इसकी अपनी स्थायी सेना भी नहीं है और
सुरक्षा परिषद द्वारा किसी भी देश के आक्रमणकारी घोषित करने पर सदस्य राष्ट्रों द्वारा सेना दिए जाने पर ही आक्रमणकारी को रोका जाता है। कई बार देखा जाता है कि सदस्य राष्ट्र अपनी फौज देने से हिचकिचाते हैं, परंतु भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल्यों में पूर्ण आस्था रखते हुए अधिकाधिक बार अपने सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में भेजा है। औद्योगिक देशों की महत्वाकांक्षा भी इसके महत्व को घटाती है।